दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों मैं आज बात करूंगा देश की करेंट टॉपिक यानी कि विराटनगर से जनकपुर और वीरगंज तक की अशांत स्थिति के बारे में। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मित्रों, जब देश सुलग रहा था और जब मधेश की धरती पर गोलियां चल रही थी और एक के बाद एक 3 मासूम लाशें गिर गई, तब तक देश की कमान संभालने वाले कहाँ थे? क्या सोशल मीडिया का स्टेटस अपडेट कर देना ही प्रधानमंत्री होने की जिम्मेदारी है? आखिर तीन जान जाने के बाद ही सही प्रधानमंत्री बालेन शाह की नींद खुली। लेकिन सवाल यह है कि जब तक 3 लाशें नहीं गिरी थी तब तक सरकार की संवेदनाएं किस कोने में डुबकी हुई थी? प्रधानमंत्री की चुप्पी और फेसबुकिया सरकार। जी हाँ, कप्तानगंज में स्थिति बिगड़ती रही, हिंसा की आग फैलती रही, लेकिन काठमांडू के हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ा। काठमांडू ने कप्तानगंज का दर्द समझना तो दूर, सुनना तक सही नहीं समझा। प्रधानमंत्री बालेन शाह इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? जनता सड़कों पर थी, खौफ में थी और सोच रही थी कि क्या देश में कोई प्रधानमंत्री नाम की चीज है भी या नहीं। जनता को प्रधानमंत्री की आहट तक सुनाई नहीं दी। देश के मुखिया केवल फेसबुक स्टेटस और डिजिटल पोस्ट तक सीमित हो चुके थे। जब राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय सिर्फ स्क्रीन के पीछे छिपकर संदेश देगा तो जनता में अराजकता और उच्छृंखलता फैलना स्वाभाविक है। अगर प्रधानमंत्री समय रहते सामने आते, जनता से संवाद करते रहते, भरोसा दिलाते रहते कि राज मौजूद है, तो शायद कप्तानगंज में खून का यह खेल होने से रुक सकता था और जनकपुर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अफसोस, सरकार का यह फेसबुकिया रवैया इस तबाही का मुख्य कारण बन गया। और हम गृह मंत्री की बात करेंगे तो उनका जो दिखावा था। जब हम बात करते हैं गृह मंत्री की, ये वही गृह मंत्री हैं जो मधेश में हाफ पैंट पहनकर, हाथ में छड़ी लेकर बॉर्डर और नाकों के निरीक्षण का नाटक रचाया करते थे। मीडिया के सुर्खियों बटोरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे वर्तमान गृह मंत्री सुदन साहब। लेकिन जब कप्तानगंज में गोलियां चली, जब लाशें गिरी, तो यही गृह मंत्री अपने कमरों में दुबक कर बैठ गए। गृह मंत्री की चुप्पी तब तक नहीं टूटी जब तक कि इनके अपने पार्टी के सांसद रवि लामिछाने खुद आगे नहीं आए। जब रवि लामिछाने ने खुलकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नाकामी पर नाराजगी जताई और सरकार की घेराबंदी की, तब जाकर कहीं गृह मंत्री मधेश के मैदान में उतरने को मजबूर हुए। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि इस पूरी घटना को, इस भयावह मोड़ तक पहुंचाने की मूल जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि सरकार की आपराधिक चुप्पी और प्रशासनिक नाकामी ही है। अब एक और
प्रसंग यहाँ पर आता है, धर्मनिरपेक्षता का ढोंग। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक भूमिका निभाई है उन तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादियों ने। धर्मनिरपेक्षता के बड़े बड़े नारे लगाने वाले ये तत्व आखिर किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, कहाँ से ये गाइडेड है? सच्चाई यह है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ लेकर ये लोग निष्पक्षता का ढोंग ही नहीं रच रहे, बल्कि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय पर अत्याचार करने वालों और सौहार्द बिगाड़ने वाले उपद्रवियों को खुला संरक्षण और प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण जनकपुर है। जब हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है, जब उन पर हमले होते हैं, तब धर्मनिरपेक्षतावादियों का सेकुलरिज्म अचानक जाग उठता है। लेकिन केवल दोषियों को बचाने के लिए धर्मनिरपेक्षता का यह दोहरा ढोंग, एक तरफा तुष्टीकरण ही आज समाज में नफरत का जहर घोल रहा है। तराई में जब स्थिति पूरी तरह काबू से बाहर होने लगी और हिंसा भड़क उठी, तब जाकर आखिरकार प्रधानमंत्री बालन शाह को राष्ट्रपति से मिलने भी जाना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि जब से बालन शाह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से इन्होंने राष्ट्रपति से एक बार भी भेंट नहीं की और न ही राष्ट्रपति से कोई औपचारिक संवाद या सीधी बातचीत ही की हो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही तराई में स्थिति गंभीर हुई, वे राष्ट्रपति से, खास करके पहले उपराष्ट्रपति से टेलीफोन बात किए और राष्ट्रपति भवन भी पहुँचे, और वो भी खबर है कि राष्ट्रपति ने ही मिलना चाहा और प्रधानमंत्री को बुलाया। तब जैसे भी हो, यह घटनाक्रम साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री के पीछे जो राजनीतिक बैकअप है और शासकीय अनुभव जो होना चाहिए, वह अभी परिपक्व नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर एक प्रधानमंत्री ने संकट आने से पहले तक अपने ही देश के राष्ट्रपति से संवाद क्यों नहीं स्थापित किया था, और जब स्थिति हाथ से निकलने लगी तब जाकर इस समन्वय की जरूरत महसूस हुई। लेकिन इसी बीच उनका संबोधन आया प्रधानमंत्री जी का। जी हाँ, इस संकट के बीच प्रधानमंत्री बालन शाह का देश के नाम संबोधन आया। निस्संदेह बालन शाह का यह संबोधन काफ़ी सकारात्मक और संयमित था, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा संबोधन स्थिति बिगड़ने से पहले और समय समय पर बीच बीच में आना चाहिए था। विडंबना देखिए कि जिस वक्त प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय हिंसा की आग सिरहा के गोल बाजार होते हुए जनकपुर तक पहुंच चुकी थी, और यहाँ भी हताहत की खबर है। जनकपुर में आज भी कर्फ्यू है, वीरगंज में निषेधाज्ञा लगा दिया गया है। तराई की और पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति यही है मित्रों। और इसके बाद एक अपील हुई। तमाम बिगड़ते हालात को देखते हुए देर रात राष्ट्रपति के बुलावे पर प्रधानमंत्री बालन शाह राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं। मुलाकात की। इस बैठक के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व ने सभी देशवासियों से शांति, सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है कि अब हिंसा न हो। अब देखना यह होगा कि क्या इस संवैधानिक समन्वय के बाद तराई में शांति बहाल हो पाती है या नहीं। फिलहाल हम भी हिमालय परिवार की ओर से
समस्त देशवासियों से, खास करके मधेश में जहां यह उग्र रूप ले रहा है, सभी मित्रों, सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे सद्भाव बनाने की कोशिश करें और सभी मिलजुल कर रहें। और शीघ्र ही सरकार से मांग भी करते हैं कि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई हो। अगर आप दोषी पर कार्रवाई नहीं किए और केवल सद्भाव खोजने लगेंगे तो यह साम्य नहीं होगा। आपको दिखाना होगा कि ये दोषी कौन है, और एक पर कार्रवाई और एक को बचाओ। अगर इस तरह की भावना हुई तो फिलहाल यह रुक जाएगा, लेकिन कल यह रुकेगा नहीं, यह फिर से भड़केगा मित्रों। तो मित्रों, कप्तानगंज की घटना यह चीख कर गवाही दे रही है कि जब राज्य अपनी जिम्मेदारी से भागता है, जब प्रधानमंत्री सिर्फ स्टेटस अपडेट में व्यस्त रहते हैं और जब गृह मंत्री केवल राजनीतिक नौटंकी करते हैं, तब देश को ऐसी ही भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। काठमांडू की सत्ता को अब अपने अहंकार के खोल से बाहर आना होगा, वरना जनता का यह आक्रोश मौन सरकार को उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगाएगा। आपकी इस पूरी घटना पर, सरकार की इस भूमिका पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।